क्या ज्यादा बुद्धिमान होना मतलब एक बहुत हाई आईक्यू होना जीवन में सफलता की गारंटी है? हम्म जैसे क्या ये कोई गोल्डन टिकट है जो आपको सीधा कामयाबी तक पहुंचा देता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। बिल्कुल। हमारी कहानियों में, फिल्मों में जीनियस को हमेशा मतलब एक विजेता की तरह ही दिखाया जाता है। हाँ, हम मान लेते हैं कि जो जितना होशियार है वो उतना ही सफल होगा। लेकिन असल जिंदगी वो अक्सर फिल्मों से काफी अलग होती है। और आज हम इसी धारणा की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग तरह के स्रोत हैं। हाँ। पहला तो रेडिट के कोने से निकली एक बहुत ही मतलब पर्सनल कहानी है, अच्छा। जहां एक बहुत ज्यादा आईक्यू वाला व्यक्ति जिंदगी में बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा स्रोत बिल्कुल अलग दुनिया से है। ये हार्वर्ड की एक इकोनॉमिक स्टडी है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो दशकों के डेटा को देखकर ये बताती है कि आज के नौकरी के बाजार में असल में कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, और इसके नतीजे शायद चौंकाने वाले हों। और तीसरा, हम न्यूरोसाइंस की दुनिया में जाएंगे। दिमाग के अंदर। हाँ, हमारे पास एक सैद्धांतिक पेपर है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारा दिमाग कैसे अपनी जबरदस्त क्षमता और स्थिरता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। तो आज की चर्चा का मिशन ये समझना है कि सफलता की पहेली के लिए कौन से टुकड़े जरूरी हैं। सही बात है। क्या ये सिर्फ दिमाग की तेजी है, या इसमें सोशल स्किल्स, सिस्टम को समझने की कला और भी बहुत कुछ शामिल है? चलिए इस पर बात शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस व्यक्तिगत कहानी से। रेडिट वाली? हाँ, जो इस पूरी चर्चा का मतलब दिल है। ये रेडिट के आर गिफ्टेड सब रेडिट से है, जहां ट्रेल ब्लेजर 1 नाम के एक यूजर ने एक सवाल पूछा, क्या उच्च आईक्यू सफलता की गारंटी है? वो बताता है कि उसका आईक्यू 155 है, जो जीनियस स्तर का माना जाता है। 155? हाँ, लेकिन उसकी असलियत बिल्कुल अलग है। वो अपनी 20s की उम्र में ही कई बार बेघर हो चुका है और मतलब लगातार पैसों की तंगी से जूझ रहा है। और ये कहानी इतनी असरदार है ना, क्योंकि ये हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। बिल्कुल। वो लिखता है, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसानी से समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि असल दुनिया में किसी को इसकी परवाह ही नहीं है। और वो ये भी मानता है कि उसकी वर्क एथिक बहुत खराब है। हाँ, ये बात भी उसने कही, क्योंकि कोई भी काम उसे बहुत जल्दी उबाऊ लगने लगता है, या फिर वो जानकारी के बोझ तले दब जाता है। सही। और उसके अंदर सिस्टम को लेकर एक गहरा गुस्सा है, एक निराशा है। हाँ। उसका एक कमेंट है जो बहुत कुछ कहता है। वो पूछता है, क्या समाज के लिए ये ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी कि वो मेरे जैसे लोगों को हल करने के लिए बड़ी जरूरी समस्याएं दे, और उसके लिए हमें एक फिक्स्ड इनकम भी दे। हाँ, और कहता है, हमें आम लोगों की तरह नेटवर्किंग करने और ऑफिस की राजनीति में फंसने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक तरह से आप उसकी निराशा को समझ सकती हैं। समझ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहीं पे दूसरे यूजर्स के जो जवाब आए, वो इस तस्वीर को और साफ करते हैं। हाँ। एक यूजर लेजिटिमेट डिंगो 64 ने एक बहुत ही कमाल का जवाब दिया। उसने लिखा कि सिस्टम, चाहे वो स्कूल का हो, ऑफिस का हो या समाज का, वो औसत लोगों के लिए बनाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग औसत ही होते हैं। बिल्कुल। सिस्टम को ऐसी चीजों के लिए बनाया जाता है जिनका अंदाजा लगाया जा सके, प्रिडिक्टेबिलिटी, और जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके, स्केलेबिलिटी। सही। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब प्रतिभाशाली लोग परिभाषा से ही औसत नहीं होते, वो आउटलायर्स हैं। अपवाद है। उनका व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है और उन्हें किसी एक ढर्रे में फिट नहीं किया जा सकता। इसीलिए सिस्टम को उन्हें अपने अंदर शामिल करने में मुश्किल होती है। बिल्कुल। और एक और यूजर रोबोट डेविल हैंड्स ने इसमें एक और परत जोड़ी। अच्छा। उसने लिखा कि सफलता इस बात से नहीं मिलती कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप जो भी बनाते या करते हैं वो दूसरे लोगों के लिए कितना उपयोगी है। एग्जैक्टली। आपकी बुद्धिमत्ता को दूसरों के लिए वैल्यू में बदलना पड़ता है। और इसके लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि एम्पैथी की भी जरूरत होती है। सहानुभूति। मतलब ये समझने की क्षमता कि दूसरे क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए। हाँ। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ना? मतलब आप दुनिया के सबसे शानदार मैकेनिक हो सकते हैं, पर अगर आप ये नहीं समझ सकते कि ग्राहक अपनी कार में क्या ठीक करवाना चाहता है, तो आपकी प्रतिभा बेकार है। आपको अपनी क्षमता को दूसरों की जरूरत से जोड़ना ही होगा। ठीक यही बात है। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझना है कि क्यों और किसके लिए करना है। और उस रेडिट यूजर की कहानी में यही पुल गायब लगता है। वो चाहता है कि दुनिया उसकी बुद्धिमत्ता को पहचाने, पर शायद वो ये समझने में संघर्ष कर रहा है
कि उस बुद्धिमत्ता को दुनिया के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये जो व्यक्तिगत संघर्ष का मुद्दा है ना, हाँ, ये हमें सीधे हमारे दूसरे स्रोत की ओर ले जाता है, हार्वर्ड की स्टडी। जो बड़े पैमाने पर आर्थिक डेटा को देखती है। हाँ, और वो ठीक इसी बात की पुष्टि करती है कि बाजार असल में किन कौशलों को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था का सच है। हाँ, डेविड डेमिंग का ये अध्ययन वाकई आंखें खोल देने वाला है। उन्होंने 1980 से 2012, मतलब बहुत लंबा समय है, 32 साल। हाँ, अमेरिकी श्रम बाजार के विशाल डेटा का विश्लेषण किया। और उनका मुख्य निष्कर्ष ये था कि जिन नौकरियों में सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनका महत्व लगातार बढ़ा है और तेजी से बढ़ा और है। आंकड़े तो मतलब हैरान करने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? अध्ययन में पाया गया कि इन 32 सालों में उच्च सामाजिक कौशल की जरूरत वाली नौकरियों की हिस्सेदारी में लगभग 10% अंकों की बढ़ोतरी हुई। 10%? हाँ, लेकिन यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और है कि इसी दौरान वे नौकरियां जिनमें गणितीय कौशल की तो बहुत जरूरत थी, लेकिन सामाजिक कौशल की कम, उनकी हिस्सेदारी में असल में गिरावट आई। हाँ। लगभग 3% अंकों की। और इसमें कई स्टेम मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की नौकरियां भी शामिल थीं। एक मिनट, ये तो हमारी आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है ना? हम सब तो यही सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्टेम कौशल ही सब कुछ है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अध्ययन इसका एक बड़ा कारण तकनीकी बदलाव को बताता है। टेक्नोलॉजी? हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। कंप्यूटर और ऑटोमेशन उन कामों को करने में बहुत अच्छे हो गए हैं जो नियम आधारित है, जैसे हिसाब किताब करना या डेटा प्रोसेस करना। बिल्कुल। लेकिन वे मानवीय बातचीत, सहयोग और सहानुभूति की नकल करने में आज भी बहुत खराब है। तो इसका मतलब यह है कि मशीनें वो दिमागी काम संभाल रही हैं जो रूटीन है। सही। और इससे इंसानों के लिए वे काम ज्यादा जरूरी हो गए हैं जो मशीनें नहीं कर सकती। यानी एक दूसरे को समझना और साथ मिलकर काम करना। मनोवैज्ञानिकों के पास इसके लिए एक शब्द है, थ्योरी ऑफ माइंड। सुनने में बड़ा जटिल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। ये समझना कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी भावनाएं, उसके इरादे। हाँ, ये वही क्षमता है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि जब आपका दोस्त फोन देखने के बाद एक गहरी सांस लेता है तो शायद उसे कोई बुरी खबर मिली है, भले उसने एक शब्द भी ना कहा हो। बिल्कुल, आप उसके दिमागी स्थिति का अंदाजा लगा रहे हैं। और इस क्षमता को ऑटोमेट करना लगभग असंभव है। अध्ययन में एक टास्क ट्रेड मॉडल का भी जिक्र है, ये क्या है? इसका मूल विचार ये है कि जब टीम में लोगों के सामाजिक कौशल अच्छे होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में कम समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, एक टीम में एक शानदार प्रोग्रामर है जो कोड लिख सकता है, लेकिन वो किसी को समझा नहीं सकता कि उसने क्या बनाया है। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसका सामाजिक कौशल बहुत अच्छा है। हाँ, वे प्रोग्रामर की बात को समझकर बाकी टीम को और क्लाइंट को आसानी से समझा सकता है। इस तालमेल की वजह से पूरी टीम ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करती है। मतलब सब अपना अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हाँ, प्रोग्रामर को सिर्फ कोड पर ध्यान देना होता है और मैनेजर को संवाद पर। बाजार इसी तालमेल बनाने की क्षमता को पुरस्कृत कर रहा है। अब समझ आया। तो अगर हम इसे रेडिट वाली कहानी से जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वो यूजर एक ऐसे रास्ते की तलाश में जहां सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान हो, लेकिन आर्थिक डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि सबसे ज्यादा वेतन और रोजगार उन नौकरियों में बढ़ रहा है जहां उच्च संज्ञानात्मक कौशल यानी सोचने की क्षमता और उच्च सामाजिक कौशल दोनों का मेल होता है। ये कॉम्बिनेशन ही आज का गोल्डन टिकट है। ये सिर्फ होशियार होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस होशियारी को दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के बारे में। ये संतुलन के बारे में। संतुलन। और मजे की बात यह है कि संतुलन का यही सिद्धांत सिर्फ समाज और अर्थव्यवस्था में ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के सबसे गहरे स्तर पर, न्यूरॉन्स के स्तर पर भी काम करता है। ठीक है, तो ये संतुलन का विचार बहुत दिलचस्प है। हमने इसे एक व्यक्ति के जीवन माइक्रो में देखा, फिर पूरी अर्थव्यवस्था मैक्रो में देखा। अब हमारा तीसरा स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जा रहा है, हमारे दिमाग के अंदर। ये तंत्रिका विज्ञान का एक सैद्धांतिक पेपर है, एली सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड मेमोरी। मुझे पता है ये सुनने में बहुत भारी भरकम लग रहा है। हाँ, थोड़ा है, लेकिन इसका जो मूल विचार है वो हैरान करने वाला और बहुत शक्तिशाली है। हाँ, शीर्षक से घबराने की जरूरत नहीं है। ये पेपर मूल रूप से इस सवाल की पड़ताल करता है कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है और कैसे स्थिर रहता है। सीखता भी है और स्थिर भी रहता है। हाँ,
दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच के जो कनेक्शंस होते हैं, जिन्हें सिनैप्स कहते हैं, वो लगातार बदलते रहते हैं। इसी को न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक समस्या है। अगर सीखने की प्रक्रिया में कोई एक कनेक्शन बिना किसी रोक टोक के मजबूत होता ही चला जाए, तो क्या होगा? बिना किसी रोक टोक के मतलब जैसे कोई एक विचार या आदत इतनी हावी हो जाए कि बाकी सब कुछ बंद हो जाए? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपका दिमाग एक शहर का बिजली ग्रिड है। ठीक है। आपको शहर चलाने के लिए बिजली चाहिए, यानी दिमाग को काम करने के लिए सिनेप्टिक कनेक्शंस चाहिए। लेकिन अगर एक पावर स्टेशन जरूरत से ज्यादा असीमित रूप से शक्तिशाली हो जाए, तो वो पूरे शहर को बेहतर बिजली नहीं देगा? नहीं, वो सर्किट को ओवरलोड करके पूरे ग्रिड को ठप कर देगा। एक ब्लैकआउट हो जाएगा। हाँ, और वैज्ञानिकों के पास इस खतरे के लिए एक नाम है, अनबाउंडेड सिनेप्टिक वेट ग्रोथ। तो दिमाग इस ब्लैकआउट से खुद को कैसे बचाता है? उसे सीखने के लिए लचीला भी होना है और काम करने के लिए स्थिर भी। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यहीं पर ये पेपर एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल का प्रस्ताव रखता है, एली मॉडल। एली मॉडल। और मजे की बात ये है कि ये मॉडल तंत्रिका विज्ञान से नहीं बल्कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से आया है। जानवरों की आबादी के अध्ययन से? दिमाग और जानवरों की आबादी में क्या संबंध हो सकता है? संबंध है संतुलन का। एली प्रभाव कहता है कि किसी भी प्रजाति के लिए एक स्वीट स्पॉट होता है। स्वीट स्पॉट? हाँ, अगर किसी इलाके में जानवर बहुत कम है तो वे प्रजनन के लिए साथी नहीं ढूंढ पाते और आबादी खत्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन अगर जानवर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वे उस इलाके के सारे संसाधन खत्म कर देते हैं, खाना, पानी, और आबादी भुखमरी से ढह जाती है। सही। विकास और स्थिरता के लिए एक न्यूनतम और एक अधिकतम सीमा होती है। मतलब सिस्टम को पनपने के लिए इन महत्वपूर्ण सीमाओं के भीतर रहना पड़ता है। बिल्कुल। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। तो ये पेपर कह रहा है कि हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ। वो अपने कनेक्शन को एक सीमा से ज्यादा मजबूत नहीं होने देता ताकि पूरा सिस्टम स्थिर रहे। हाँ, ये पेपर एक वैचारिक ढांचा पेश करता है कि दिमाग को सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं बल्कि ये भी जानना होता है कि कब रुकना है, कब खुद को नियंत्रित करना है। एक अंतर्निहित सर्किट ब्रेकर की तरह। बिल्कुल सही शब्द है, सर्किट ब्रेकर। तो चलिए अब इस विचार को हम अपनी बड़ी चर्चा से जोड़ते हैं। इस दिमाग के मॉडल का उस 155 IQ वाले रेडिट यूजर की कहानी से क्या लेना देना है? अब आप तीनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखिए। वो रेडिट यूजर उस अनबाउंडेड सिनेप्टिक वेट की तरह है। उसकी कच्ची बौद्धिक क्षमता, उसका IQ एक पावर स्टेशन की तरह है जो असीमित रूप से शक्तिशाली है। लेकिन जो स्थिरता प्रदान करने वाले नियामक तंत्र हैं, जैसे कि वर्क एथिक, सामाजिक कौशल, इमोशनल इंटेलिजेंस, दृढ़ता, ये सब वे सर्किट ब्रेकर हैं जो कमजोर हैं या गायब हैं। और नतीजा? पूरी प्रणाली यानी उसका जीवन अस्थिर हो जाता है और ब्लैकआउट हो जाता है। बेघर होना, असफलता, निराशा। तो सफलता सिर्फ किसी एक क्षमता को अधिकतम करने का नाम नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक संतुलित, अच्छी तरह से विनियमित प्रणाली बनाने के बारे में है। ये दिमाग के स्तर पर भी सच है और जीवन के स्तर पर भी। आप सिर्फ एक ही दिशा में बहुत तेजी से नहीं भाग सकते, वरना आप संतुलन खो देंगे। हार्वर्ड का अध्ययन भी तो यही कह रहा है। हाँ, कि बाजार उन लोगों को सबसे ज्यादा इनाम देता है जो सोचने की क्षमता और सामाजिक क्षमता दोनों को संतुलित कर सकते हैं। ठीक यही बात है। ये गहरा सबक है जो इन तीनों अलग अलग स्रोतों से उभर कर सामने आता है कि कच्ची क्षमता एक शुरुआती बिंदु है, लेकिन वो मंजिल नहीं है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि सिर्फ एक उच्च IQ सफलता की गारंटी नहीं है, ये एक मिथक है। बिल्कुल। रेडिट की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक असाधारण दिमाग भी बिना सही संतुलन के बिखर सकता है। वहीं हार्वर्ड का आर्थिक डेटा ये साबित करता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में सोचने की क्षमता और सामाजिक कौशल का मेल ही असली शक्ति है। सही। सफलता सिर्फ दिमाग की तेजी से नहीं आती, बल्कि यह सिस्टम को समझने, लोगों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने और सबसे जरूरी दृढ़ता के साथ संतुलन बनाए रखने से आती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? कौन सा सवाल? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI कई मुश्किल दिमागी काम हमसे बेहतर और तेजी से कर सकता है। डेटा विश्लेषण, कोडिंग, यहाँ तक कि जटिल समस्याओं को सुलझाना भी। हाँ, ऐसे में इंसानों का असली फायदा कहाँ है? क्या वो उन चीजों में नहीं है जिन्हें ऑटोमेट करना सबसे मुश्किल है? यानी हमारे सामाजिक कौशल। बिल्कुल। जब AI हमारा टीम का साथी बन सकता है तो स्मार्ट होने का मतलब ही बदल जाएगा।
ये तो सोचने वाली बात है। शायद भविष्य में हमारा सबसे बड़ा मूल्य समस्याओं को हल करने में उतना नहीं होगा जितना कि दूसरों को समझाने, सहयोग करने और सहानुभूति रखने की क्षमता में होगा। न सिर्फ दूसरे इंसानों के साथ, बल्कि शायद बुद्धिमान मशीनों के साथ।